आज हम आपका उस सच से सामना करवाएंगे जिसमें झूठ की मात्रा हमेशा थोड़ी ज्यादा रहती है। दुनिया की तमाम बड़ी एजेंसीज बड़े बड़े आंकड़ों के साथ बड़े बड़े दावे करती हैं, लेकिन ये दावे जमीन पर किस तरह से फिसड्डी साबित होते हैं, ये आप बांग्लादेश के एग्जाम्पल से समझिए। बांग्लादेश में कल जो कुछ हुआ वो एक बहुत बड़ी केस स्टडी है। मतलब ये कि 15 साल से जो प्रधानमंत्री सत्ता की कुर्सी पर काबिज हों, वो महज 15 मिनट के अंदर देश छोड़ने पर मजबूर हो जाए। बांग्लादेश कहने के लिए एक लोकतांत्रिक देश है और अभी कुछ महीने पहले शेख हसीना एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ यानी 222 सीटों के साथ बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी और उनके आसपास भी कोई नहीं था इन आंकड़ों में। मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कि बीएनपी ने चुनावों का बहिष्कार किया था, तो दूसरे नंबर पर सिर्फ 63 निर्दलीय ही चुनाव जीते। और अब वो सच सुनिए जिसमें झूठ की मात्रा थोड़ी ज्यादा नजर आएगी। साल 2024 के ग्लोबल पीस इंडेक्स में बांग्लादेश का स्थान 63 था, तो वहीं भारत का नंबर 116 था। मतलब इस विदेशी रेटिंग एजेंसी का यह मानना था कि बांग्लादेश में भारत के मुकाबले कहीं ज्यादा पीस है, शांति है, हार्मनी है। लेकिन इस डेटा का असली डेमो ये तस्वीरें बयां करती हैं जो कि बांग्लादेश से सबके सामने आ रही हैं। आइए एक बार फुल स्क्रीन बांग्लादेश की ग्राउंड रियलिटी क्या है वो तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं। কিচ্ছু রাখে নাই, আমার কাকাকে খুঁজতেছিল, আমার ভাইকে খুঁজতেছিল। প্রিয় দেশবাসী, আরে বাজাতে পারলাম না। अब एक और सच सुनिए, और ये सच दरअसल सिर्फ एक कवरिंग है। जैसे कि आप बर्फी की मिठाई में देखते होंगे एक सिल्वर कवरिंग होती है, लेकिन ये असली सिल्वर नहीं होता। बाहर से आपको सिल्वर बिस्किट की तरह ये नजर आएगा, लेकिन अंदर सिर्फ बर्फी होगी। ठीक ऐसा ही बांग्लादेश के साथ हुआ। ऊपर से तो लोकतंत्र की बर्फी चढ़ी है, डेमोक्रेसी की बात होती है, लेकिन आज की तारीख में इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अराजकता है। क्योंकि अगर असली में लोकतंत्र होता तो साल 2029 तक शेख हसीना को कोई गद्दी से हटा ही नहीं पाता। लेकिन आप सोचिए, एक लोकतांत्रिक देश में महज 15 मिनट के अंदर एक प्रधानमंत्री को इस्तीफा लिखने के साथ ही देश छोड़कर बाहर जाने पर मजबूर कर दिया जाता है। और अगर वो उस देश में जरा देर भी ठहर जाती तो उनके साथ क्या कुछ हो सकता था, इसे आप इन खतरनाक तस्वीरों से महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। मतलब प्रदर्शनकारी शेख हसीना के घर में घुसे, उनके घर में जो कुछ मिला वो लूट लिया गया। यहां तक कि ये प्रदर्शनकारी शेख हसीना के कपड़े भी लूट कर ले गए। अब आप जरा ये सोचिए कि वो इन कपड़ों का क्या करेंगे, और अगर शेख हसीना देश छोड़कर ना जाती तो ये प्रदर्शनकारी उनका करते क्या। इनके मंसूबों को और उसके अंदाजे को आप इससे समझिए कि ये प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में पीएम हाउस में घुस जाते हैं, न वहां पर बेड पर लेटकर आनंद उठाते हैं,
न सिर्फ स्विमिंग पूल में एंजॉय करते नजर आते हैं, इसके साथ साथ शेख हसीना के कपड़े भी कुछ इस तरीके से हाथों में लेकर ये प्रदर्शनकारी बाहर निकलते हैं। ऑब्सेनिटी की इंतहा क्या होती है वो इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। शेख हसीना के कपड़े हाथ में लिए ये प्रदर्शनकारी पीएम हाउस के दौरान अंदर उसके किस तरीके से नजर आए, जरा इस बात का अंदाजा लगाया। अराजकता की पराकाष्ठा पीएम हाउस के अंदर कुछ इस तरीके से देखने को मिली। अब इन तस्वीरों के बाद आपको एक और सच सुना देती हूं, जहां पर सच का तख्ता पलट किया है झूठ ने। कहा यह जाता है कि किसी देश का विकास ही वहां की स्थिर सरकार की गारंटी होती है, यानी कि एक सरकार कितनी स्थिर बनी रहेगी ये वहां के विकास से पता चलता है। लेकिन अब आप इस झूठ का भी सच सुनिए। शेख हसीना को सबसे सफल और एक मजबूत प्रधानमंत्री माना जाता था। बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक उन्हें लोकतंत्र की चैंपियन बताते थे। उन्होंने एक दो नहीं बल्कि 5 बार 5 टाइम्स आम चुनाव जीते और शेख हसीना के ही कार्यकाल के दौरान बांग्लादेश ने विकास की उड़ान देखी। वो दुनिया की 30 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में, इकोनॉमी में शामिल हो पाया सिर्फ और सिर्फ किसके नेतृत्व की वजह से? शेख हसीना की लीडरशिप की वजह से। और आप सोचिए, एक वक्त पर पाकिस्तान का हिस्सा रहा यही बांग्लादेश। शेख हसीना के ही कार्यकाल में पाकिस्तान से भी बड़ी अर्थव्यवस्था बन पाया है। और यही बांग्लादेश हाल ही में जीडीपी ग्रोथ रेट के मामले में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जापान जैसे देशों से भी आगे निकल गया था। बांग्लादेश के लोगों की जो सालाना आय है, उनकी ईयरली इनकम है, उसमें भी तेजी के साथ वृद्धि हो रही थी। वहां बेरोजगारी दर भी सिर्फ 3% थी। लेकिन इसके बावजूद इस विकासशील प्रधानमंत्री को उसी के देश के लोगों ने देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया, वो भी 15 मिनट के अंदर। शेख हसीना बांग्लादेश से चली गई। जब वो देश से चली गई तब बांग्लादेश के लोगों ने उनके पिता की मूर्ति, शेख मुजिबुर रहमान की मूर्ति, जिन्हें बांग्लादेश का संस्थापक कहा जाता है, उनकी मूर्ति को कुछ इस तरीके से वैंडलाइज किया। मूर्ति पर हथौड़े चलाए, न सिर्फ हथौड़े चलाए बल्कि इस मूर्ति को गिरा दिया गया, जमीन दोज कर दिया गया। पिता की मूर्ति के गले पर फंदा डालकर बुलडोजर से किस तरीके से तोड़ा गया, ये तस्वीरें बांग्लादेश की ही हैं, जिसे एक बड़े लोकतांत्रिक देश के तौर पर कहा जाता है। आप ये सोचिए कि ये सिर्फ शेख हसीना के पिता नहीं थे, बल्कि ये बांग्लादेश के राष्ट्रपिता भी थे। अब आप ये भी सोचिए कि बांग्लादेश के लोग आज अपने ही राष्ट्रपिता का इस तरीके से अपमान कर रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं। जिस शख्स ने उन्हें आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, लोगों को आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित किया, आज ये लोग उन्हें किस तरीके की श्रद्धांजलि दे रहे हैं, इससे ज्यादा अनफॉर्चुनेट कुछ नहीं हो सकता है। यानी कि ये वो तस्वीरें हैं जो हैरान करती हैं, हतप्रद करती हैं। और इन तस्वीरों को देखकर हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल आता है कि क्या ये सच में एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट था? खैर, इससे आगे बढ़ें और भारत में बांग्लादेश की स्थिति को आप समझें तो इसे भी ऐसे समझ सकते हैं। अगर आप, एक उदाहरण के तौर पर बताती हूं, अगर आप किसी रास्ते से गुजर रहे हैं और सड़क पर कोई घायल है तो उसे देखकर आपके मन में क्या विचार आएगा? क्या आप ये सोचेंगे कि ये हिंदू है या फिर मुसलमान है? क्या आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि उसकी जाति क्या है? आप में से मैक्सिमम लोग कहेंगे कि सबसे पहले हम उस घायल की मदद करेंगे, उसे अस्पताल लेकर जाएंगे, उसका इलाज करवाएंगे। दुर्भाग्यपूर्ण है
लेकिन सच ये है कि हमारे देश में एक सो कॉल्ड बुद्धिजीवी वर्ग है जिनके अंदर की दया भावना, करुणा, प्रेम, इंसानियत और दर्द की भावनाएं मजहब देखकर ही जागती है। अगर कहीं पर ऐसी कोई घटना हो जहां पर लोगों पर हमला हो रहा हो, उनके घर जलाए जा रहे हो या फिर उनकी दुकानों पर लूटपाट की जा रही हो, तो सबसे पहले ये बुद्धिजीवी गैंग इस बात की रिसर्च करेगा कि ये किसके घर जलाए जा रहे हैं, किन लोगों पर हमला किया जा रहा है, ये लोग किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं, और उसी के हिसाब से ये बुद्धिजीवी गैंग ये तय करेगा कि कितनी मात्रा में किस हिसाब से विरोध प्रदर्शन करना है। पूरे के पूरे बांग्लादेश में जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, कहने के लिए उसका मोटिव सरकार को उखाड़ फेंकना था, और जैसा कि हुआ भी। लेकिन ये नैरेटिव पूरा होते ही एक दूसरा मोटिव सामने आ चुका है। आधे बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों पर हमले किए जा रहे हैं, हिंदुओं के घर को आग के हवाले कर दिया जा रहा है, हिंदुओं की दुकानें, उनके मंदिर, सब कुछ इस वक्त रिस्क में आ चुका है। बांग्लादेश की आजादी के वक्त जो हिंदू करीब 23% थे, आज 8% के करीब बचे हैं माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक हिंदू, और इसमें क्रिश्चियंस भी शामिल हैं, लेकिन इनकी संख्या 8% की है। और फिलहाल अब ये कितने फीसद बचेंगे, अनफॉर्चुनेटली ये कहना मुश्किल है। लेकिन हमारे देश में सब तख्त हिलाए जाएंगे ब्रिगेड इन तस्वीरों को व्हाइट वॉश करने में लगा हुआ है। और सोचिए, ये सब कुछ तब है जब हमारे देश के करीब 19,000 भारतीय इस हिंसा के बीच बांग्लादेश में फंसे हुए हैं। हालांकि इस 19,000 के आंकड़े में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पिछले महीने जिनकी वतन वापसी हो चुकी है, और जहां पर लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हों, इसको लेकर आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवा देते हैं। We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated 19,000 Indian nationals there, of which about 9,000 are students. The bulk of the students, however, have already returned to India in the month of July. There are reports of initiatives by various groups and organizations to ensure their protection and well-being. We welcome that, but will naturally remain deeply concerned till law and order is visibly restored. Our border guarding forces have also been instructed to be exceptionally alert in view of this complex situation. हालात कुछ यूं है कि बांग्लादेश के ढाका में इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर को भी आग के हवाले कर दिया गया। ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये सिर्फ निशा बाकी है इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर के, जिसको आग के हवाले करने के बाद सिर्फ और सिर्फ राख बची है। जली हुई दीवारें आपको नजर आ रही हैं, निस्तनाबूद सामान आपको नजर आ रहा है। ये वो कल्चरल सेंटर है, इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर, जो सांस्कृतिक तौर पर बांग्लादेश के अंदर भारत की मजबूत स्थिति को दिखाता था। लेकिन किस तरीके से इसको टारगेट करते हुए आग के हवाले कर दिया गया, ये आप देख रहे हैं। अब आप जरा सोचिए, डेमोक्रेटिक व्यवस्था में हारने वाले लोग जब दूसरे देशों के पास जाते हैं, स्पेसिफिकली अमेरिका के पास, कि आइए हमारी मदद कीजिए, हम चुनावी प्रक्रिया में हरा नहीं सकते, और ऐसी स्थिति में अमेरिका डीप स्टेट जब दखल देता है तो उसका मकसद सिर्फ मदद नहीं बल्कि अपना फायदा भी होता है। और जब अमेरिका अपना फायदा देखता है तो अल्टीमेटली नुकसान उसी देश का होता है जो अमेरिका के लिए रेड कार्पेट बिछाता है। यह उस पार्टी के लिए भी एक शॉर्ट टर्म गेन तो हो सकता है, लेकिन वहां की जनता के लिए एक लॉन्ग टर्म लॉस है। हिंदी में एक कहावत है कि पास के फायदे के लिए कभी दूर का नुकसान करना नहीं चाहिए, और यह कहावत इस पूरे घटनाक्रम पर सटीक बैठती है। दरअसल बिना गोल गोल घुमाए टू द पॉइंट कहा जाए
कि अमेरिका की नजर सेंट मार्टिन आइलैंड पर है, जो कि फिलहाल बांग्लादेश के कंट्रोल में है, और इसी आइलैंड पर अमेरिका अपना नौसेना बेस बनाना चाहता है। अब इसमें शेख हसीना एक सबसे बड़ा रोड़ा थी, और इसे उनके 2 बयानों से आप समझिए। साल 2001 में पत्रकारों को संबोधित करते हुए शेख हसीना ने खुल्लम खुल्ला, टू द पॉइंट, क्लियर एंड कट ये बोल दिया था, मैं जानती हूं कि बीएनपी सत्ता में कैसे आई। उन्होंने तेल बेचा भारत को और जमीन बेच रहे हैं अमेरिका को। सरकार बनाएंगे तो सेंट मार्टिन आइलैंड को अमेरिका को बेच देंगे। जब जो बाइडेन राष्ट्रपति बने तो फिर से अमेरिका ने बांग्लादेश के उस आइलैंड में इंटरेस्ट दिखाया। उस आइलैंड पर सैनिक बेस की खबरें चलने लगी। ये खबरें बाहर भी ना आती अगर शेख हसीना ने ही मई 2024 में इशारों ही इशारों में ना बोला होता कि गोरी चमड़ी वाले एयरबेस हवाई पट्टी मांग रहे हैं। दरअसल वो लोग बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों को काटकर एक ईसाई स्टेट बनाना चाह रहे हैं। वो इसमें कभी सफल नहीं होंगे। एक स्टेटमेंट 2001 का शेख हसीना का, एक दूसरा स्टेटमेंट साल 2024 का, जिसमें अमेरिका की नीति और नीति आधारित नियत क्या है इसका जिक्र शेख हसीना की तरफ से किया गया। कई बड़े राजनीतिक एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि अमेरिका ने शेख हसीना को एक ऑफर दिया था, जिसमें यह कहा गया कि अगर शेख हसीना अमेरिका को आर्मी बेस बनाने दें तो वो उन्हें सत्ता में बने रहने में मदद करेंगे, जिससे हसीना सरकार जिससे बचती रही और अमेरिका साउथ एशिया में बड़ा भी बना लेता। लेकिन हसीना ने पत्रकारों से बात करते हुए यह साफ कर दिया कि अवामी लीग ऐसा नहीं करेगी। इशारों इशारों में यह साफ कह दिया कि बीएनपी के पीछे अमेरिका का हाथ है। अगर वो साथ नहीं देंगी तो बीएनपी और साथ में जमात की मदद से अमेरिका सरकार गिराने का काम करेगी। ऐसे भी इशारे किए गए थे। और इस पूरे सिनेरियो के बीच कुछ इंस्टेंसेस भी आप सुन लीजिए। पहला क्या, अमेरिकी सरकार के सचिव डोनाल्ड लू ने बांग्लादेश के एक के बाद एक 3 दौरे किए। दूसरा, आखिरी दौरा मई के महीने में हुआ, जिसमें लू बांग्लादेश के अलावा भारत और श्रीलंका भी आए थे। तीसरा, सीआईए ने बांग्लादेश सरकार पर प्रेशर बनाने के लिए 2 उग्रवादी संगठनों के साथ साठगांठ की। एक कुकी चिन नेशनल फ्रंट यानी कि केएनएफ, दूसरा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असोम यानी कि उल्फा। और आखिर में एक दिन खबर आती है कि अमेरिका की बात ना मानने वाली लेकिन चुनावी धांधली करवाने वाली शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया। और बांग्लादेश की सड़कों पर क्या कुछ हो रहा है, ये कुछ भी हो, लेकिन किसी भी देश के भविष्य के लिए ये अच्छा नहीं, और खास तौर पर तब जब वो देश डेमोक्रेटिक वैल्यूज का कहा जाता है। इससे कुछ लोगों को सत्ता मिल सकती है, लेकिन देश शमशान बन जाता है। फिलहाल भारत में एक सेफ हाउस में रह रही शेख हसीना अगले 48 घंटों में भारत छोड़ सकती है, और उसके भारत से यूरोप जाने की उनकी खबरें हैं। उनकी इस यात्रा के लिए भारत की ओर से प्रबंध किए जा रहे हैं, ऐसी भी खबरें सामने हैं। किस तरीके से ब्रिटेन में साल 2018 में स्टेट डिनर के लिए आमंत्रित की गई शेख हसीना। इनकी बहन रेहाना ब्रिटिश सिटीजन है। ऐसे में ये चाहती हैं कि इन्हें ब्रिटेन में पॉलिटिकल असाइलम मिले, लेकिन 2024 में किस तरीके से ब्रिटेन ने अपना रुख पलट दिया है, यहां तक कि जो वीजा शेख हसीना का था उसको भी रिवोक कर दिया, और साथ ही शरण देने से भी इनकार कर चुका है सो कॉल्ड द ग्रेट ब्रिटेन शेख हसीना को।